Yes, ma'am. Okay, you will take attendance. Co-teacher is not present. Okay, ma'am. Okay, but send me after the session. Okay, but see the paper. Question number 1. Amoeba withdraws its pseudopodia under unfavorable conditions and secretes a 3-layered hard covering around itself. This phenomenon is termed as. Anji. Some of the students have written sporulation. Okay, but it is incestation. Incestation is the correct term. Cyst का formation हो जाता है and when favorable condition arises, तो ये cyst जो है वो हट जाती है और उसके बाद अमीबा जो है वो normally reproduce करता है. Okay, बेटे. A group of compactly arranged homogeneous cells which occupies the center of each microsporangium in young anther is called. ठीक है, तो आपको जब एंथर का स्ट्रक्चर बताया था तब आपको बताया था कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसके सेंटर में एक जैसे सेल्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, उनको हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं. तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो इसका करेक्ट आंसर है. फिर देखिए, दीज सेल्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू मेल जर्म सेल्स. ठीक है, मेल जर्म सेल्स जो है उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. तो सब बच्चों को मालूम है कौन से सेल्स होंगे? Sertoli cells. Yes, it is a part, that is Sertoli cells. Okay, but zygote or early embryos with up to 8 blastomeres could be transferred into the fallopian tube by a method. अब देखिए, zygote वर्ड यूज किया है उसने, ठीक है, और fallopian tube वर्ड यूज किया है. इसके उसके बेसिस पे आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन होगा, that is ज़ेप्ट. ठीक है, zygote intrafallopian. ओके बेटे, 2 मार्क वाले भी मैंने, देखो एक चीज याद रखिए आप, जब भी हमें 2 मार्क क्वेश्चन आते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, हमें उसमें एक्स्ट्रा नहीं लिखना होता, क्योंकि अगर आप अपना टाइम यहाँ वेस्ट कर देंगे तो आपके 5 मार्क में प्रॉब्लम आ जाएगी. ठीक है, तो जो आपसे पूछा है आप सिर्फ उसी का आंसर दें. तो देखो, आपसे 2 स्ट्रैटेजीज पूछी गई थी. मेंशन 2 स्ट्रैटेजीज इवॉल्व्ड बाय फ्लावर्स टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, तो जो भी बच्चों ने पॉइंट्स लिखे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है. सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिटन की पोजीशन जो होती है एंथर की और स्टिग्मा की जो है वो वेरी करती है, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन जो है अपने आप अवॉइड हो जाती है. ठीक है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव मेंशन द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, दैट इज आल्सो करेक्ट. ठीक है, इसके अलावा आप मैच्योरेशन का टाइम जो है उनका वेरी कर सकता है. एंथर पहले मैच्योर हो गया है या स्टिग्मा जो है रिसेप्टिव नहीं बना है, तो ये वाला ऑप्शन भी दे सकते थे. ऐसे 4 ऑप्शंस जो हैं वो बुक में दिए हुए हैं, उसमें से आप कोई भी 2 लिखने थे आपने. ठीक है बेटे, राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. देखो, सेमिनल वेसिकल्स का अगर आप फंक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपने सीमन वर्ड जो है वो यूज करना है लेटर ऑन. तो आपने ये बताना है कि उसमें से सिक्रीशन, केमिकल सिक्रीशन जो है वो रिलीज होता है और वो जो है लेटर ऑन स्पर्म्स के साथ ऐड होके वो सीमन का फॉर्मेशन करते हैं. सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिटन आल्सो द कंपोजिशन भी लिखा है कुछ बच्चों ने. ठीक है, वो भी करेक्ट है. फ्रक्टोज है या फिर कैल्शियम आयंस है, वो सब लिख देना था यहाँ पर. एक्रोसोम ऑफ ह्यूमन स्पर्म्स में ये लिखना जरूरी था कि एक्रोसोम इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, और उसके बाद आपने लिखना था उसके अंदर कि एक्रोसोम जो है उसके अंदर खास तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज एंजाइम्स आर द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. और ये एंजाइम्स जो है वो ओवम की जो आउटमोस्ट लेयर है दैट इज नोन एज ज़ोना पैलोसोडा. तो ज़ोना पैलोसोडा नेम शुड बी मेंशन. तो आपने लिखना था कि ज़ोना पैलोसोडा लेयर जो है उसको ये क्या करते हैं, ब्रेक करने का काम करते हैं, और इस तरीके से लेटर ऑन स्पर्म एंड ओवम न्यूक्लियस जो फ्यूज होता है एंड ज़ाइगोट फॉर्म होता है. ठीक है बेटे, लिस्ट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव. इजीली बुक के अंदर दिए हुए हैं, सारा कुछ पता लग रहा है. ठीक है, रिवर्सिबल है या किस तरीके से, वो सारा आपने इसके अंदर 4 पॉइंट में से कोई भी आपने जो है पॉइंट्स इसमें लिख देने थे. तो ये सभी बच्चों का मोस्टली करेक्ट है. ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपसे, ठीक है, ये भी सीधा ही क्वेश्चन है. A male honeybee has 16 chromosome whereas its female has 32 chromosome. तो आपको पहले से ही बताया गया था कि honeybees जो होते हैं उसमें जो ड्रोन्स होते हैं उनके, जिन्हें हम मेल्स कहते हैं, ठीक है, वो पार्थोजेनेटिकली जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इसीलिए उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह जाता है, जबकि जो फीमेल है उसमें नॉर्मल रिप्रोडक्शन है, इसीलिए क्रोमोसोम का नंबर 32 है. ये इसका रीजन था. उसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, व्हाई इज दैट द फादर नेवर पासेस ऑन द जीन फॉर हीमोफीलिया टू हिज सन्स. ठीक है, तो आपको इजीली मालूम है कि हीमोफीलिया जो है वो एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड डिजीज है,
और जो फादर होते हैं वो सन को जो है वाई क्रोमोसोम डोनेट करते हैं, ठीक है। इसलिए फादर का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। वो आपको बताया था कि फादर अगर कैरियर है, मदर भी कैरियर है, तो उस केस में डिजीज जो है वो अपीयर होती है, ठीक है। तो हमेशा वो कहते हैं कि एक्स क्रोमोसोम जो है इसके अंदर अफेक्टेड रहेगा, वो एक्स क्रोमोसोम फीमेल में से आया हुआ होगा, और अगर वो कहते हैं कि वो क्रोमोसोम अफेक्टेड है तब डिजीज जो है वो अपीयर होगी, सन के अंदर अपीयर होगी, पर वो फादर के द्वारा डोनेटेड नहीं होगी, वो मदर के द्वारा ही डोनेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया मेनी चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम एलर्जी और अस्थमा, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिटन कि प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसमें आपने बस ये लिखना था कि जो सिटीज हैं या फिर जो हमारे अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे जो नेचुरल कंडीशंस हैं उसको चिल्ड्रंस जो है वो फेस नहीं करते हैं, उन्हें प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है। घर में एसीज वगैरह लगाए हुए हैं, हीटर्स जो हम यूज कर रहे हैं विंटर्स में, तो इसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस जो है उनके अंदर कॉमन है। एंड यू हैव टू मेंशन द सिम्टम्स ऑफ द एलर्जिक रिएक्शंस, तो कोई भी आप इसके अंदर सिम्टम्स जो है वो मेंशन कर सकते थे। 2 मार्क क्वेश्चन है, तो अगर आप 2 सिम्टम्स भी दे रहे हैं तो दैट इज इनफ, हाफ ऑफ मार्क्स आपको मिल जाएगा उसका, ठीक है बेटे। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट डाला है, बोर्ड में भी ऐसे ही आ जाएगा ये क्वेश्चन, डिस्क्राइब द नोबल स्ट्रैटेजी ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस टू ऑब्टेन पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। जब मैंने आपको क्लास में करवाया था तो मैंने आपको वहां पे डाइसर के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो वैसे सभी बच्चों ने बुक के अकॉर्डिंग जो आंसर है वैसे दिया हुआ है, पर हमने थोड़ा सा एडवांस में भी किया था, तो चाहत ने वो चीज लिखी है, मैंने उसका पेपर पढ़ा था, ठीक है। बाकी बच्चों ने वो मेंशन नहीं किया, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से डीएस आरएनए फॉर्म होता है और वो बाद में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में कैसे कन्वर्ट होके वो मैसेंजर आरएनए की साइलेंसिंग करता है। तो वो डाइसर वाला एंजाइम वाला यहाँ पे मिसिंग था बच्चों का, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, वो रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, ओके बेटे। Discuss the role of microorganism as biocontrol agent, as I have already discussed. Whenever this question come in exam, ठीक है, need not to write more about कि how microorganisms they are the biocontrol agent. Instead of that, you have to write the examples. ठीक है, आपने उसी के ऊपर नहीं लिखते रहना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बायोकंट्रोल एजेंट्स कैसे हैं, उस पर आप 2-3 पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसका कोई फन नहीं है। You have to simply write here the 3 examples where the microorganisms they act as biocontrol agents, ठीक है। तो उसमें बीटी के बारे में कई बच्चों ने बताया हुआ है, बैसिलस thuringiensis के बारे में बताया, ट्राइकोडर्मा के बारे में बताया हुआ है फंगस के, ठीक है। इसके अलावा बैकुलोवायरसेस के बारे में बताया है। तो इस तरह के कोई भी 3 एग्जाम्पल आप वहां पे कोड करके लिखें और एक्स्ट्रा कुछ ना लिखें, इसमें 3 मार्क्स आपको 3 एग्जाम्पल्स के मिलेंगे, ओके बेटे। क्वेश्चन नंबर 12 ए पार्ट, व्हेन एंड वेयर डू क्रॉनिक विलाई अपीयर इन ह्यूमंस एंड स्टेट देयर फंक्शंस। तो पहले आपने ये बताना था कि क्रॉनिक विलाई जो है वो बनती कहाँ पर है, तो वो भी लोकेशन उसकी आपने बतानी थी, तो वो ज्यादातर स्टूडेंट्स का करेक्ट है। ट्रोफोब्लास्ट के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। फंक्शंस में आपने लेटर ऑन ये बताया हुआ है कि वो प्लासेंटा जो है उसको फॉर्म करती है, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है एम्ब्रियो एंड मदर के बीच में, तो दैट इज आल्सो करेक्ट। फिर देखिए यहाँ पे जो सेकंड पार्ट मैंने आपको डाला है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू फीड द न्यूबॉर्न बेबीज ऑन कोलेस्ट्रॉल। ऑल ऑफ यू हैव रिटन कि दिस टाइप ऑफ मिल्क व्हिच कम्स फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द मदर, इट इज रिच इन एंटीबॉडीज, ओके बेटे, बट यू हैव नॉट मेंशन्ड कि कौन सी है, ठीक है। वो अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ी है तो उसका नाम भी वहां पे दिया गया है, सारी की सारी नहीं होती उसके अंदर, एक स्पेसिफिक होती है, वो आपने मेंशन करनी थी, ठीक है। तभी आपको माना जाएगा ना कि यू आर द स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। वो तो सभी बता देंगे कि इट इज हाईली न्यूट्रिशियस, येलो कलर मिल्क होता है, मेमोरी ग्लैंड्स में फर्स्ट टाइम जो है वो रिलीज होता है, बट यू मस्ट हैव टू मेंशन कि उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी, ठीक है। Why is सहेली considered as effective contraceptive for women to space children। अगर आपने आंसर की देखी है आज तो उसमें मैंने 3 पॉइंट्स इसके लिखे हुए हैं, ठीक है। नॉन स्टेरॉइडल है, उसके बाद 1 वीक पिल है, वो सब बच्चों ने लिखा हुआ है, साइड इफेक्ट्स इसके कम होते हैं, तो उसकी वजह से ये इफेक्टिव एंड काफी फेमस है वुमेन्स के अंदर, ठीक है। वो सारे आपने 3 पॉइंट यहाँ पे लिख देने थे। फिर देखिए डिस्क्राइब वर्ड यहाँ पे यूज किया है, तो आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना था, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स बाय व्हिच द होस्ट कैन बिकम कॉम्पिटेंट टू रिसीव रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो हमारे पास 4 to 5 मेथड्स यहाँ पर हैं। कुछ बच्चों ने कैल्शियम डाइवैलेंट आयंस के बारे में लिखा है, कईयों ने माइक्रो इंजेक्शन के बारे में लिखा है, जीन गन बॉलिस्टिक्स उनके बारे में लिखा है, ठीक है बेटे। डिसआर्म द पैथोजेंस के बारे में कोई भी आप इसमें से 3 एग्जांपल दे देते तो आपको फुल मार्क्स मिल जाने थे।
ठीक है, फिर देखिए नेम द सेल्स दैट एक्ट एज HIV फैक्ट्री इन ह्यूमन। तो इसका आंसर जब आपने देना है, क्योंकि आपसे सेल्स का यहाँ पे नाम पूछा गया है, सबसे पहले कौन से सेल्स में HIV एंटर करता है, ठीक है, मैक्रोफेजेस सेल्स के अंदर जाके जो है वो अपना शुरुआत करता है, एंड लेटर ऑन वो टी लिम्फोसाइट्स पे आगे जाता है। तो मैक्रोफेजेस वर्ड आना यहाँ पे जरूरी है, ठीक है बेटे। एक्सप्लेन द इवेंट्स दैट अकर इन द इन्फेक्टेड सेल्स। अब यहाँ पे देखिए आपसे इवेंट्स पूछे गए हैं, तो अब आप इसको थरली एक्सप्लेन करें, ठीक है। मैक्रोफेजेस में आपने बता दिया, मैक्रोफेजेस में डिस्ट्रक्शन करने के बाद फिर कहाँ माइग्रेट किया HIV, दैट यू हैव टू राइट। टी लिम्फोसाइट्स के बारे में लिखिए, फिर ये भी लिखिए कि टी लिम्फोसाइट्स किलर वाले टी लिम्फोसाइट्स हैं, और किस तरह से डिजीज आगे स्प्रेड हुई है, वो सारा आपने बताना है, क्योंकि 3 मार्क क्वेश्चन है ये, ठीक है। लिस्ट द 2 मेथोडोलॉजीज व्हिच वर इन्वॉल्व्ड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बहुत ही छोटे तरीके से आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, पर ये 3 मार्क क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा लिखना था। सभी बच्चों ने ये तो लिखा है कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स होते हैं या सीक्वेंस एनोटेशन है, ठीक है बेटे। आगे देखो उसका सेकंड पार्ट दिया, मेंशन हाउ दे वर यूज्ड, ठीक है। तो आपने फर्स्ट पार्ट में तो दोनों के नेम लिख के उसको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, पर उसका आगे का जो पार्ट है उसको आपने इलेबोरेट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे बच्चों के मार्क्स कट गए हैं सभी स्टूडेंट्स के। ये आप ध्यान रखिए कि हमने सिर्फ उसकी डेफिनेशन नहीं देनी है, आपने ये बता दिया कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स में हम क्या करते हैं और सीक्वेंस एनोटेशन में हमने कौन से जीन्स कंसीडर किए हैं, पर कैसे वो यूज हो रहे हैं DNA टेक्नोलॉजी में वो आप जरूर लिखें इसके अंदर, ठीक है बेटे। हाउ डिड हर्शे एंड चेस डिफरेंशिएट बिटवीन DNA एंड प्रोटीन इन द एक्सपेरिमेंट। तो इसके अंदर देखिए हर्शे एंड चेस का फुल एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करने के बाद आपने उसका डायग्राम भी देना था, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हैं फास्फोरस को लेकर, सल्फर को लेकर, ठीक है। उन्होंने लिखा तो है कि वो उन्होंने किस तरीके से मतलब आपने फास्फोरस के अंदर उसको रखा, फिर सल्फर के अंदर रखा है, ठीक है, पर आप ये नहीं बता रहे कि फास्फोरस के अंदर DNA रेडियो एक्टिव क्यों बने हैं, क्योंकि फास्फोरस जो है वो DNA कंपोनेंट्स का पार्ट है, सल्फर जो है वो DNA के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, तो सेकंड केस में DNA रेडियो एक्टिव नहीं होते, ठीक है। बट आपने ये लिखना था कि when the scientists they consider both the cases, in the first case they found that DNA is radioactive, but in the second case they found the radioactivity in the protein or in the supernatant, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड केस के अंदर रेडियो एक्टिविटी अगर प्रोटीन्स के अंदर है तो प्रोटीन थोड़ी है वहां पर, फिर भी वो कहते हैं कि जो उसके अंदर ट्रांसफर हुए हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में वो क्या है, DNA है, बेशक रेडियो एक्टिविटी प्रोटीन्स के अंदर रह गई है। तो ये लाइन सभी बच्चों की मिसिंग थी, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो आपने ये लिखना था कि बोथ केसेस के अंदर DNA ही ट्रांसपोर्ट हुए हैं। फर्स्ट केस में रेडियो एक्टिविटी DNA के अंदर थी, इसलिए हमें रेडियो एक्टिव DNA नजर आए, पर सेकंड केस में रेडियो एक्टिविटी जो है वो प्रोटीन्स में थी, ठीक है बेटे, क्योंकि सल्फर में हमने उसको रखा था, तो इसलिए उस केस में भी DNA ही ट्रांसफर हुए हैं। ऑन दिस बेसिस दे कंक्लूडेड दैट DNA इज द जेनेटिक मटेरियल इंस्टेड ऑफ प्रोटीन, ये चीज लिखना जरूरी है। उसके बाद देखिए डिस्कस द वेरियस मेथड इन्वॉल्व्ड इन द टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के 5 स्टेप आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करने थे, ठीक है। तो कुछ बच्चे से फ्लो चार्ट बना के चले गए हैं बड़े आराम से, तो वो फ्लो चार्ट नहीं बनाना आपने, ठीक है। छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया एंड वो एक एक लाइन लिख दी हर एक स्टेप में, वैसे नहीं करना, आपने पूरा इलेबोरेट करना था, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग तक आपने इलेबोरेट करना था, ठीक है। 5 मार्क क्वेश्चन था तो पूरा ऐसे टाइप क्वेश्चन था ये, तो इसका ध्यान रखें। आप 5 मार्क क्वेश्चन अगर अपना खराब करते हैं दैट मीन्स आपके काफी नंबर यहाँ चले जाएंगे, ठीक है बेटे। लास्ट में वो डायग्राम देना था, जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था वो लास्ट में देना था, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का भी आप डायग्राम यहाँ पे दे सकते थे, क्योंकि एक स्टेप आपके पास वो भी था, ठीक है। मैम अगर हम ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन कर रहे थे तो 3 पेज भर गए और टाइम भी नहीं था, अगर हम उसका डायग्राम भी बनाते तो फिर नंदिनी, बायो के पेपर में हमेशा अपनी स्पीड मैनेज करनी पड़ती है। हमारे पास पहले काफी स्टूडेंट पिछली क्लासेस में ऐसे गए हैं जो डायग्राम भी नीट एंड क्लीन बनाते थे और एक्सप्लेनेशन भी उनकी पूरी होती थी, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका हाथ कितना तेज चल रहा है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से लिखना, मैं ये नहीं कह रही कि आपने पूरी बुक लिख देनी है, आपने उसकी एक छोटी सी समरी तैयार कर लेनी जिसमें मेन चीजें आ जाए। जैसे हम PCR एक्सप्लेन करें सपोज करिए, ठीक है, तो PCR में उस पर्टिकुलर एंजाइम का भी नेम आ जाए, ठीक है, सोर्स ऑफ एंजाइम भी आ जाए, मेन चीजें आ जाए उसके अंदर, तीनों स्टेप्स के नेम आ जाए, ठीक है, और साथ में डायग्राम भी दे देना है,
तो डायग्राम देना जरूरी है 5 मार्क क्वेश्चन में। अगर डायग्राम बुक में है तो आप जरूर दीजिए, उससे आपको एग्जामिनर जो है वो दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा मार्क्स देगा। ठीक है बेटे, लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल जनरल क्वेश्चन था, व्हाई डज सम एडोलेसेंट स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स। तो उसमें आपने बताना था कि एडोलेसेंट जो है जब एज पे हम पहुंचते हैं तो उस दौरान क्या बिहेवियर में चेंजेस आती हैं, क्यूरोसिटी लेवल बढ़ता है, हार्मोनल चेंजेस, ऐसे करके आप पॉइंट्स बना सकते थे इसके। ठीक है, हाउ कैन द सिचुएशन बी अवॉइडेड, तो उसमें आपने प्रिवेंशन के मेथड्स लिखने थे कि किस तरीके से हम एक एडोलेसेंट जो है उसको ड्रग लेने से कैसे रोक सकते हैं। तो वो मोस्ट ऑफ द सेकंड वाला पार्ट जो है ऑल द स्टूडेंट्स दे हैव डन वेरी वेल, पर यहाँ पे जो शुरू वाला पार्ट था उसमें स्टूडेंट्स ने ज्यादा पॉइंट्स डिस्कस नहीं किए हैं। तो जहाँ पे उन्होंने बताया हुआ ना ड्रग एब्यूज एंड एडोलेसेंट्स वाला पैराग्राफ है, उसमें काफी पॉइंट हमें मिल जाते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो पेरेंट्स को अपने कॉपी करता है, चाइल्ड जो होता है कि अगर पेरेंट्स में फादर जो है वो ड्रिंक करते हैं तो उसको जो उसके पीयर ग्रुप के मतलब क्लासमेट्स हैं वो उसको ये बोलते हैं कि ड्रिंक जो है वो बड़े लोगों से रिलेटेड होता है। ठीक है, अगर सिगरेट स्मोकिंग इज देयर तो इमिटेट करना है उसने अपने पेरेंट्स को। तो इस तरीके से फर्स्ट वो स्टार्ट करता है बिकॉज ऑफ क्यूरोसिटी एंड लेटर ऑन, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन की हैबिट उसके अंदर बढ़ती जाती है एंड एट वन टाइम इन ऑर्डर टू गेट रिड फ्रॉम हिज स्ट्रेस वो क्या बन जाता है, उसका एडिक्ट बन जाता है। ये सारी चीजें आपने यहाँ पे बेशक आप पॉइंट ना लिखते, आप यहाँ पे एक पैराग्राफ के फॉर्म में भी आंसर दे सकते थे फर्स्ट पार्ट का, और सेकंड पार्ट के आपने पॉइंट्स लिखने थे। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आप याद रखिए, नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा प्री बोर्ड का पेपर आता है तो आपने काफी चैप्टर यहाँ पे रिवाइज कर लिए हैं। जब आपका प्री बोर्ड का पेपर आता है उस टाइम पे आपने ये अगर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है बेटे, उसको आपने गलत नहीं करना है। ऑलराइट, हाँ जी, गुरप्रीत कैसे हैं? उशिता, अब तुम्हारी क्लासेस स्कूल से ही लगेंगे बेटा, ठीक है, and those students who have some doubts regarding the subject they can come to school anytime। इवन ऐसा नहीं है कि इफ यू हैव सबमिट द कंसेंट लेटर उसके बाद नहीं आप आ सकते, यू कैन चेंज योर, ठीक है, जो भी आपने अपनी कंसेंट दी है उसको आप बदल सकते हैं किसी भी टाइम। ओके बेटे, यहाँ तक कोई डिफिकल्ट नहीं था, पेपर इज वेरी इजी और आई डोंट थिंक सो कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई होगी। और कुछ प्रॉब्लम? Okay bete, so today we are starting with this chapter। ठीक है, we will study in detail tomorrow। बस मैं तुम्हें इसका एक आउटलाइन से बता रही हूँ what we are going to study in the chapter। So this is the chapter of today and this is the last chapter of our syllabus also, chapter number 16 and that is environmental issues। ठीक है बेटे, जनरल थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, एनवायरमेंटल इश्यूज दैट इन मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, हमने एज अ ह्यूमन, ठीक है, हाउ वी क्रिएट चैलेंजेस फॉर अवर एनवायरनमेंट, हाउ वी मॉडिफाइड अवर एनवायरनमेंट, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। So here in this chapter we are going to study in detail about these topics, air pollution and its control। Okay, you have also studied the topics in the previous classes so many times, but what we are going to focus here in 12th standard that we must have to remember and memorize the case studies that are related with air pollution। ठीक है, जो बच्चे हमेशा न्यूज सुनते रहते हैं उनको अच्छे से मालूम है आज से कुछ साल पहले, ठीक है, दिल्ली जो है उसको एक पॉल्यूटेड सिटी के रूप में कंसीडर किया गया था। वर्ल्ड के अंदर दिल्ली जो है उसका उसमें पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन का लेवल काफी बढ़ गया था। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रिकॉशंस जो है वो लिए गए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ गाइडलाइंस इशू की गई। तो दैट इज अ केस स्टडी कि हाउ द व्हीकल्स दैट आर रनिंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली दे लेट अस स्विच टू सीएनजी व्हिच इज नोन एज द कंप्रेस्ड, ठीक है, नाइट्रोजन गैस जिसे हम कहते हैं। उसमें किस तरह से दिल्ली के अंदर ज्यादातर ओल्ड व्हीकल्स जो है उनको रोड से हटा दिया गया था और बाकी जितने भी व्हीकल्स थे उनको सीएनजी में कन्वर्ट किया गया। तो वो केस स्टडी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे एयर पॉल्यूशन और कंट्रोल के अंदर। ठीक है, और एयर पॉल्यूशन जो है इसको कंट्रोल करने के लिए फैक्ट्रीज के अंदर आपने कौन कौन से स्पेशल एपैरेटस जो है वो लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट special type of apparatus that are generally fitted in the chimneys of the factories and it is known as electrostatic precipitator।
and how it works, that we are going to study. Okay बेटे, water pollution is the another area जो आज के टाइम में जो है मेजर कंसर्न बना हुआ है. ठीक है, वाटर पोल्यूशन दैट इज ड्यू टू डोमेस्टिक एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमंस. ठीक है, ड्यू टू सम ऑफ द सीवेज वाटर दैट जनरली मिक्स विद द वाटर बॉडीज, and industries may say waste water when it get mixed and it causes water pollution. So you have also studied in 10th standard about the process of eutrophication, that how it takes place by adding so many excess nutrients into the water bodies. ठीक है, and we generally spray different kind of pesticides, insecticides, और ये pesticide insecticides जो हैं वो किस तरीके से जो है water bodies में चली जाती हैं after rainfall, and how these pesticides or insecticides, weedicides, as they are the source of nutrients, and these excess nutrients when they enter into water, then there is enormous growth of so many unwanted plants, and in this way the particular water body it becomes the dead lake or dead river बन जाती है. वो सब पढ़ेंगे. ठीक है बेटे, तो यहाँ पे एक टर्म हम हमेशा सुनते आ रहे हैं यूट्रॉफिकेशन की, पर इसके अलावा यहाँ पे उसने एक और टर्म यूज की है दैट इज एक्सेलरेटेड यूट्रॉफिकेशन, और उसका मतलब है कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो है उससे यूट्रॉफिकेशन का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज होता है. ठीक है बेटे, सॉलिड वेस्ट देखो नाम से पता लग रहा है. ठीक है, जो भी घर के अंदर सॉलिड चीजें हैं उसको जब आप गार्बेज की फॉर्म में कंसीडर कर लेते हैं, इट मे बी डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेनर्स. ठीक है, इट मे बी द हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स दैट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक और सम अदर मेटल, या फिर ऑफिस में से इस तरह के कोई वेस्ट जो है, या कंप्यूटर वेस्ट है, ई वेस्ट जिसे हम कहते हैं. तो ये सारी चीजें जो है हाउ वी कैन मैनेज सक्सेसफुली मैनेज दिस काइंड ऑफ वेस्ट. ठीक है, यू हैव स्टडीड वन टर्म इन 10th स्टैंडर्ड, इंसिनरेटर्स. अगर आपको याद हो मैंने एक टर्म यूज की थी इंसिनरेटर. ऐसी मशीन्स होती हैं जिसमें हम इस तरह का सॉलिड वेस्ट जो है उसको डाल देते हैं, and later it crush this solid waste, and in this way small pieces we can obtain from this incinerators, and it can be easily managed. ठीक है, उसको आप चाहे लैंडफिल के अंदर फिल कर दें या कहीं पे भी आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि एक कॉम्प्लेक्स सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के. तो यहाँ पे ई वेस्ट के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि जो भी कंप्यूटर्स का वेस्ट होता है उसको किस तरीके से जो हमारे कंट्रीज हैं, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिसे हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, दे शिफ्टेड देयर ई वेस्ट टुवर्ड्स द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एंड हाउ द पीपल of these countries when they manage this kind of waste, they are suffering from so many diseases because of handling these solid waste that we are going to study. Okay, but agrochemicals, as the name itself indicate, agrochemicals means different type of chemicals. It may be insecticides, weedicides, pesticides, fungicides. Okay, whatever we used for enhancing our agricultural production. Okay, how these agrochemicals when they get mixed with the water bodies, or when they are present in excess amount over their plants, okay, how they become an important component of the food chain. ठीक है, लास्ट टाइम अगर आपने 10th में आपको एक यहाँ पे पढ़ाया गया था फिनोमेना दैट इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन. ठीक है बेटे, आप मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको, डीडीटी का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो अच्छे से. मैंने आपको बताया था कि इस तरह के एग्रोकेमिकल्स जो है व्हेन दे एंटर इनटू द फूड चेन, व्हाट हैपन, they become essential components of the food chain. They move from one trophic level to the successive trophic level, and their concentration it finally increases in the uppermost trophic level. क्योंकि metabolic activities जो होती हैं living organisms की, उनके अंदर इनका decomposition नहीं होता, तो आगे से आगे जब ये शिफ्ट होते रहते हैं ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, तो हायर ट्रॉफिक लेवल्स पे their concentration it goes on increasing, and it has so many harmful effects on the body of that living organism. Okay, but radioactive waste, as the term itself indicates, radioactive waste means nuclear waste. Okay, so in the modern times nuclear reactors, they are very much important for us in order to satisfy the demands of our energy. तो रेडियो वेस्ट जो है उसमें से जनरेट होने वाला, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से जनरेट होने वाला वेस्ट है, and you know that it is very difficult to dump such type of waste, because अगर हम इसको ओपन में इस तरह के वेस्ट को फेंक देते हैं तो different type of radiations, ठीक है,
रेडियोएक्टिव वेस्ट जो है उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होती हैं. दिस मे बी अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस, एंड दीज रेडिएशंस दे कैन कॉज हार्मफुल इफेक्ट. ठीक है, अगर किसी रेजिडेंशियल एरिया में इसको डंप किया गया है तो उसका एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है कि किस तरह से रेडियोएक्टिव वेस्ट जो है उसको आपने मैनेज करना है. ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड इंसिडेंसेस हुए हैं. अगर आपको याद हो, अगर आप न्यूज अच्छे से सुनते हैं तो आपको याद होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में. ठीक है, कैन एनी ऑफ द स्टूडेंट टेल मी कौन सी गैस वहां पे रिलीज हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड. यस, इट इज मिथाइल आइसोसाइनेट इज द गैस. और आज तक उसका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, एंड द ऑनर इज अ, ठीक है, वेस्टर्न कंट्री का था, एंड वो पर्सन जो है वो रन कर गया था उस टाइम पर, और अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया है. ठीक है, उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ वेरी फेमिलियर टर्म टू यू, एंड ग्लोबल वार्मिंग. ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कंसर्न्ड विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है बेटे, ग्रीन हाउस गैसेस जो है उनके बेनिफिशियल इफेक्ट है हमारे अर्थ के में, पर वो कहते हैं कि अगर उनका जितना लेवल है उससे ज्यादा वो ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं, देन दे कैन क्रिएट क्रिटिकल कंडीशंस फॉर अस. तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, अर्बनाइजेशन की वजह से. तो उसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और ग्लोबल टेम्परेचर अगर नॉर्मल जो रेंज है उससे ज्यादा इंक्रीज होता है, देन यू नो दैट so many polar ice caps, glaciers, they keep on melting. अभी तो उनका melting का रेट कम है, पर अगर टेम्परेचर डे बाय डे इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, देन व्हाट हैपन? इतने बड़े लेवल पे इतना ग्लेशियर्स दे मेल्ट्स, देन all of that water it comes into the sea on the oceans. so sea and ocean के पास उतनी जगह नहीं होगी, और उस वजह से जो है, ठीक है, ड्रॉनिंग की कंडीशन क्रिएट हो जानी है, लाइफ जो है वो वैनिश हो सकती है. ये सब पढ़ेंगे. ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर, अभी तक 10th में सिर्फ आपको ये बताया गया था कि व्हाट इज ओजोन, व्हाट काइंड ऑफ गैस इट इज, हाउ इट इज फॉर्म्ड इन द स्ट्रेटोस्फेयर. ठीक है, अब आप ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज ओजोन, किस तरह की ओजोन जो है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कितने तरह की जो है ओजोन की वजह से अगर ओजोन डिप्लीशन होता है, ठीक है, किस तरह के डिजीजेस जो है वो हो सकती हैं, वो सारा आपको यहाँ पे डिटेल में बताया जाएगा. ठीक है, और कौन सा उसका मैकेनिज्म है ओजोन डिप्लीशन का. अगर आपको याद है मैंने आपको 10th में भी डिटेल में करवाया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में, and I have also written some equations on the blackboard related with the formation of chlorofluorocarbons. It is a kind of a chain reaction. ठीक है बेटे, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि फ्री रेडिकल्स होते हैं क्लोरीन एंड फ्लोरीन के, और ये फ्री रेडिकल्स जो हैं their valencies are not satisfied, or because of this in order to satisfy their valency they keep on reacting with different atoms. so यहाँ पे वो ऑक्सीजन के जो मोनोटॉमिक स्टेट है उसके साथ वो कंबाइन करते रहते हैं, और इस तरह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है सो ओजोन नहीं बनाने देते, और उसकी जगह पे OF2 OCl2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट बन जाते हैं, और इस तरह से ये चेन रिएक्शन एटमॉस्फेयर में चलती रहती है और ओजोन का डिप्लीशन होता जाता है. ठीक है बेटे, लास्ट में एक जनरल टॉपिक दिया गया है, डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस. ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक, दैट व्हाट ही सेड कि अगर आप अपने कंट्री की भी बात करते हैं, then at the different regions of your country the resources they are not present in an appropriate amount. ठीक है, there are some आप कह सकते हैं states हैं जहाँ पे resources काफी ज्यादा हैं, कुछ ऐसे states हैं जहाँ पे resources की deficiency है. ठीक है, अगर आप बिहार की बात करते हैं, we are talking about बिहार, ठीक है, MP की बात कर लेते हैं, UP की बात करते हैं, तो उनमें काफी सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो उनमें रिच हैं वो. ठीक है, उसी तरह से वो कहते हैं कि देयर आर सम अदर स्टेट्स जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो डेफिशिएंट है. तो रिसोर्सेज जो है अगर उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता, इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, कुछ लोग उसको एग्जॉस्ट करते जा रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, एंड कुछ लोगों को नहीं मिल रहे हैं, तो उस केस में भी वो कहते हैं कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है. ठीक है, तो हाउ वी कैन मेक जुडिशियस यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज सो दैट इट्स डिग्रेडेशन शुड नॉट बी देयर. Then लास्ट में एक सिंपल सा टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन का, डेजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन इज कंसर्न्ड विद कटिंग ऑफ द ट्रीज, दैट हाउ द enormous cutting of the trees it takes place day by day, and because of that imbalance it takes place in the ratio of carbon dioxide and water. So what are the measures we can adopt in order to prevent deforestation, that you will study.
ओके बेटे, डेजर्टिफिकेशन वर्ड का क्या मतलब होता है कि इन द कहते हैं कि देयर मे बी बिकॉज ऑफ द विंड स्पीड, ठीक है। अब देखिए यू आर डूइंग कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है, डे बाय डे, देन व्हाट हैपन, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, ठीक है, जो कि कैसी लेयर होती है, फर्टाइल लेयर होती है, टॉप लेयर होती है सॉइल की, वो फ्लो कर जाती है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि एक ऐसी लैंड जो एक टाइम पे एक फर्टाइल लैंड थी, लेटर ऑन because of the flowing of this topmost layer, or you can say by the phenomena of soil erosion, what happened, that fertile land it later becomes converted into a barren land, ठीक है बेटे, that process is known as desertification. And by the high speed winds, what happened, ठीक है, from the desert, some of the sand it later reaches those areas and it covers the uppermost layer of the soil, and in this way that soil is not supporting any kind of vegetation, so that phenomena is known as desertification. ओके बेटे, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? यस मैम। ओके, अब देखिए यहाँ पर what is given in the introduction, okay, what is given in the introduction, that human population size it keeps on increasing day by day, ठीक है। बिफोर इंडिपेंडेंस व्हाट यू ऑब्जर्व दैट ह्यूमन पॉपुलेशन, इंडिया के अंदर जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो एक पर्टिकुलर इसका एक लेवल था, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिकॉज अर्लियर द ब्रिटिशर्स दे रूल ओवर इंडिया and so many facilities they are not provided to our citizens, but when the British rule it gets over and our people they are ruling over our country, then after independence there are so many advancements in the field of medical science, okay, in infrastructure there is so many improvements, ठीक है। तो मेडिकल फैसिलिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें इम्प्रूवमेंट्स होने की वजह से, और लोगों का जो फाइनेंशियल स्टेटस है दैट आल्सो इंक्रीजेस, इतनी सारी इम्प्रूवमेंट्स की वजह से वो कहता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है उसका साइज जो है वो भी इंक्रीज हुआ है फ्रॉम द लास्ट 100 years, ठीक है बेटे। इफ देयर इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, देयर आर सो मेनी पीपल, देन इट इज नेचुरल दैट डिमांड फॉर इंक्रीज ऑफ फूड, वाटर, होम, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, वॉट एवर द पीपल दे आर यूजिंग, तो सारी चीजों की डिमांड भी बढ़ जाएगी। दिस मीन्स देयर इज ओवर बर्डन ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज and there is a enormous pressure on the natural resources, and if we are over exploiting our natural resources, देखो natural resources में क्या क्या आ जाएंगे, air आ जाती है, water आ जाता है, ठीक है, soil आ जाते हैं, तो अगर हम इनका over use कर रहे हैं, we are doing the over exploitation, then what happens, तो उसके बाद वो कहता है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने की वजह से ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, डिग्रेड होने लग जाते हैं, एग्जॉस्ट होने लग जाते हैं, और जो पॉपुलेशन है वो हमारी ज्यादा है और नेचुरल रिसोर्सेज हमारे नहीं बढ़ रहे हैं, वो उतने ही हैं, उनका एक लिमिटेड नंबर है। तो व्हाट इज द एडवाइस हियर गिवन इन दिस चैप्टर, दैट our natural resources they are not increasing but our population is increasing day by day, so in order to obtain benefit from this limited number of natural resources we should judiciously use these natural resources, ओके बेटे। तो कहते हैं कि जब भी हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का तो इन नेचुरल रिसोर्सेज की क्वालिटी खराब होती है, एंड हियर ही हैज इंट्रोड्यूस्ड अ टर्म पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन हियर इज कंसर्न्ड विद एयर, वाटर एज वेल एज सॉइल, ठीक है बेटे। अब वो कहते हैं कि हाउ कैन यू डिफाइन दिस पॉल्यूशन इज एन अनडिजायरेबल चेंज in the physical, chemical, biological characteristics of air, land, water or soil, ठीक है, जिससे भी कंसर्न्ड है वो पॉल्यूशन। तो कहते हैं कि एक ऐसी चेंज है जिसको आप बिल्कुल भी डिजायरेबल चेंज नहीं कंसीडर कर सकते, उससे कोई भी आपका नेचुरल रिसोर्स है, चाहे वो लैंड है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, उसका फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय सम एजेंट्स, and these agents which bring these undesirable changes they are known as pollutants. It may be air pollutants, it may be water pollutants or soil pollutants, okay bete। in the year 1986 the government of India has passed one act and that is known as Environmental Protection Act of 1986, और उसमें उन्होंने क्या कहा कि they have to improve the quality of our environment, ठीक है, हमने अपनी एनवायरनमेंट जो है उसकी क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करना है, यानी एयर, वाटर और सॉइल की क्वालिटी को आपने इम्प्रूव करना है,
Okay bete, so tomorrow we will proceed with this lecture. So today you have to study